हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। बहुत दिनों बाद मुलाकात हो रही है आप लोगों से और आज हम नया सब्जेक्ट शुरू करने वाले हैं। आपका एनवायरनमेंट समाप्त हो चुका है और आज जो आपका नया सब्जेक्ट है ये है कला एवं संस्कृति। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आपने इससे पहले हिस्ट्री को पढ़ा है जिसमें आपने प्राचीन कालीन भारत का इतिहास पढ़ा, साथ ही आपने मध्यकालीन भारत का इतिहास भी पढ़ा है। आधुनिक भारत का इतिहास बचा है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। आपका जो कला एवं संस्कृति है ये इतिहास का ही एक भाग है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनने लगे हैं। क्योंकि हिस्ट्री का पार्ट काफ़ी बड़ा हो जाता था, इसीलिए इसको अलग करके एक अलग सब्जेक्ट बना दिया गया है कला एवं संस्कृति, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके प्री और मेंस दोनों के दृष्टिकोण से। तो आज हम नए सब्जेक्ट की शुरुआत कर रहे हैं और आज जो आपका चैप्टर है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज जो भी बातें आपको बताएंगे ये बहुत गूढ़ होंगी, इसको समझेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और समझ में आएगा कि हमारे देश की जो संस्कृति है, जो सभ्यता है वो कितनी अच्छी है, अन्य देश की जो संस्कृति और सभ्यताओं से कहीं अलग है। एक अलग हमारे संस्कृति में क्वालिटी है, एक अलग ही है। हम ये नहीं कहते हैं कि मतलब अन्य देशों की संस्कृति और सभ्यता अच्छी नहीं है। हर चीज़ में कुछ नया होता है, हर धर्म में, हर संस्कृति में, हर सभ्यता में अच्छी चीज़ें होती हैं, लेकिन हमारे देश की संस्कृति की कुछ और ही बात है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के क्लास की। और जो आपकी आज की क्लास है ये है कला एवं संस्कृति, आर्ट एवं कल्चर, जिसमें हम बात करेंगे संस्कृति के बारे में। संस्कृति क्या है? हम अक्सर इन शब्दों का उपयोग करते हैं कि उनके घर का कल्चर बहुत अच्छा है, उनके घर का जो रहन सहन है वो बहुत अच्छा है, लेकिन हम ये नहीं जानते कि सभ्यता और संस्कृति है क्या, यानी कि कल्चर किसे कहते हैं और जो आपका सिविलाइजेशन है ये क्या है, क्या अंतर है दोनों में और क्या विशेषताएं हैं इनकी। तो चलिए देखते हैं क्या है। तो आपकी जो संस्कृति है क्या है? संस्कृति समाज और जीवन के विकास के मूल्यों की सम्यक संरचना है। सम्यक मीन्स होता है जो चीज़ों को व्यवस्थित करके चले, जो चीज़ों को नाप तौल करके एक तरीके से कहेंगे बिल्कुल सही तरीके से चले, जिसमें ना कमी हो ना अधिकता हो, बिल्कुल वो मानक हो, ऐसी ही चीज़ें संस्कृति होती हैं। संस्कृति एक उच्च मूल्य है, एक उच्च थिंकिंग है, एक उच्च व्यवहार है, एक उच्च रहन सहन है। संस्कृति एक बहुत ही उच्च कोटि की बात है, यानी कि जो सभ्यता है ये हमारी मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, ये सभ्यता है। और संस्कृति हम कैसे कपड़े पहनते हैं, हम कैसे, हमारा रहन सहन है, हमारा व्यवहार कैसा है, हमारा थिंकिंग कैसा है, हमारे अंदर कितनी क्वालिटीज़ है, हमारे जो विचार है वो कितने उच्च हैं, ये सारी संस्कृति होती हैं। जैसे कपड़ा सभ्यता है जिसको हमने बनाया है, लेकिन हम उसे पहनते कैसे हैं, उसको पहनने का तरीका कैसा है। अगर हम उसे बहुत अच्छी तरीके से पहनते हैं तो लोग कहते हैं कि इनका ड्रेस पैटर्न बहुत अच्छा है, लेकिन अगर हम उसे अच्छे से नहीं पहनते या कुछ भी पहन लेते हैं जो हमारे पर सूट नहीं करता तो कहते हैं कि इनका कल्चर अच्छा नहीं है। तो यानी कि जो आपकी सभ्यता है ये आपकी भौतिक चीज़ें हैं जिसे हम देखते हैं, जिसे हम छू सकते हैं, जिसे हम जैसा चाहे बना सकते हैं, लेकिन हमारी जो संस्कृति है ये फील करने की चीज़ है और ये बहुत उच्च बात हो जाती है, बहुत उच्च कोटि की बात है। तो वही है कि जो आपकी संस्कृति है समाज और जीवन के विकास के मूल्यों की सम्यक संरचना है। संस्कृति का शाब्दिक अर्थ है उत्तम या सुथरी हुई, यानी कि वो बहुत ही उत्तम हो या बहुत सुधरी हुई हो, बहुत अच्छी हो, सभ्य हो, वो आपकी संस्कृति है। स्थिति, ऐसी स्थिति को ही संस्कृति कहते हैं। संस्कृति किसी समाज में पाए जाने वाले उच्चतम मूल्यों और आदर्शों की वह चेतना है जो सामाजिक प्रथाओं, रीति रिवाजों, चित्तवृत्तियों, भावनाओं और मनोवृत्तियों के रहन सहन और आचरण के साथ साथ उनके द्वारा भौतिक पदार्थों को विशिष्ट स्वरूप दिए जाने की में अभिव्यक्त होती है। यानी कि जो आपकी संस्कृति है, आपके जो रीति रिवाज हैं, जो आपके मूल्य हैं, जो आपके परंपराएं हैं, उन सब में दिखता है। जैसे हमारे यहाँ की जो मूल्य हैं, जो परंपराएं हैं, बहुत सारी चीज़ें जो परंपराओं में थी आज भी हैं, बहुत सारी मान्यताएं हम आज भी मानते हैं क्योंकि वो उच्च कोटि की हैं। क्योंकि जो संस्कृति है ये जो कमियाँ होती हैं उसको छोड़ती रहती है, अच्छाइयों को ग्रहण करती रहती है और हमेशा उच्च होती जाती है। और इसी वजह से संस्कृति में निरंतरता पाया जाता है, ये कभी नहीं रुकती, ये हमेशा चलती रहती है, ये कभी समाप्त भी नहीं होती और ये अपने आप को हमेशा परिष्कृत करती रहती है। जैसे आप बचपन में कैसे रहते हैं, कैसी बातचीत होती है, आपका कैसा रहन सहन होता है, लेकिन जैसे जैसे आदमी बड़ा होता जाता है, मैच्योर होते जाता है, तो उसका बात व्यवहार करने का तरीका, उसके उठने बैठने का तौर तरीका, उसके मिलने का तरीका, या जैसे जैसे वो पढ़ने लगता है और दुनिया को जानने लगता है, उसके जो विचार हैं वो बहुत उच्च हो जाते हैं, उसकी जो थिंकिंग है वो बहुत अलग हो जाती है, वो दुनिया को अलग नज़रिए से देखने लगता है। इसी को कहते हैं संस्कृति। और आप जानते हैं कि जो संस्कृति है ये ज़रूरी नहीं कि जो गाँव के हैं उनकी संस्कृति अच्छी नहीं, जो शहर के हैं उनकी संस्कृति अच्छी हो। संस्कृति एक मूल्य है जो
कहीं भी हो सकती है। हो सकता है अमेरिका के लोगों की संस्कृति उतनी अच्छी ना हो जितनी कि हमारी है, या हो सकता है किसी किसी मामले में हम अभी उनसे पीछे हों और वो हमसे बहुत आगे हों। तो संस्कृति अलग चीज़ है। ऐसा नहीं कि जिसके पास खाने पीने की और कपड़े पहनने की अच्छी व्यवस्था उसकी संस्कृति अच्छी होगी। ये संस्कृति जो होता है एक मूल्य है, एक धारणा है। कभी कभी पढ़े लिखे लोग भी बहुत अच्छे नहीं होते, उनकी सोच बहुत अच्छी नहीं होती, यानी कि उनकी संस्कृति अच्छी नहीं है। और कभी कभी गाँव के कम पढ़े लिखे लोग भी बहुत उच्च विचार रखते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, तो उनकी संस्कृति अच्छी होती है। तो ऐसे ही जो संस्कृति है ये एक उच्च बात है, एक उच्च विचारधारा है। अंग्रेजी में संस्कृति के लिए कल्चर शब्द का प्रयोग किया जाता है, जो लैटिन भाषा के कल्ट या कल्ट से लिया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ है विकसित करना या परिष्कृत करना। जो विकसित करता है, जो परिष्कृत करता है हमारी सोच को, हमारे जो है रहन सहन को, हमारे व्यवहार को, हमारे दायरे को, वही हमारी संस्कृति है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि संस्कृति क्या है। ये बहुत ही उच्च मूल्य है, उच्च विचारधारा है। संस्कृति के भेद दो तरह की संस्कृति भी है, जिसमें भौतिक संस्कृति है और अभौतिक संस्कृति है। भौतिक संस्कृति में कौन सी चीज़ें आएंगी, तो इसके अंतर्गत जितनी भी प्रौद्योगिकी है, जितनी भी हमारे यहाँ अभियांत्रिकी इस समय उपयोग में लाई जा रही है, कला के विभिन्न रूप, उनका जो स्वरूप है, वास्तुकला के भौतिक वस्तुएं और घरेलू प्रयोग के सामान, कृषि, व्यापार एवं वाणिज्य, युद्ध एवं अन्य सामाजिक कार्यकलाप आदि शामिल है। ये सब आपके भौतिक संस्कृति में है। और आपका जो अभौतिक संस्कृति है, इसमें साहित्यिक, दार्शनिक एवं बौद्धिक परंपराओं, विश्वासों, मिथकों, दत्त कथाओं तथा आदर्शों, भावनाओं और वाचिक परंपराओं का बोध होता है। यानी कि वे चीज़ें जो हम सुनते हैं, जिसे हम फील करते हैं, जिसको हम अपने आचरण में लेकर के आते हैं, वो अभौतिक है। और जिसे हम देखते हैं, जिसको हम जो है देख करके या उसको अलग अलग तरीके से परिष्कृत कर सकते हैं, वो आपकी भौतिक संस्कृति है। ये आपकी संस्कृतियाँ हैं। संस्कृति और विरासत, यानी कि जो हमारे पूर्वजों से हमें संस्कृति मिलती है, उसी को हम सांस्कृतिक विरासत कहते हैं। जैसे आप जानते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी हम कुछ न कुछ अपने बड़ों से, अपने माँ बाप से सीखते रहते हैं। उन्होंने अपने माँ बाप से सीखा होगा। जैसे आदिवासी जो है, उन्होंने आग जलाना सीखा, तो उनके बच्चों ने फिर उसको और भी बेहतर तरीके से सीखा। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने ऊनी वस्त्र बनाना शुरू किया, तो उसे आगे चलकर लोगों ने और भी परिष्कृत किया। और वर्तमान में हमने बहुत सारी चीज़ें जो अपने जीवन में लागू की हैं, वो हमने अपने पूर्वजों से धारण की होंगी। तो जो संस्कृतियाँ हमें विरासत में अपने पूर्वजों से, अपने जो हमारी पीढ़ियाँ हैं, जो हमारे पीछे बीत चुकी हैं, उनसे जो हमने प्राप्त किया है, उसी को हम सांस्कृतिक विरासत कहते हैं, जो हमें उनके द्वारा मिली है। यही आपकी सांस्कृतिक विरासत होती है। संस्कृति और धर्म, संस्कृति का जैसे एरिया बहुत ब्रॉड है, बहुत उच्च है, बहुत ही एक तरीके से कहें विशिष्ट है, ऐसे ही जो धर्म है, इसका भी जो एरिया है ये बहुत ब्रॉड है, बहुत ही विशिष्ट है। धर्म का मतलब होता है कि धारण करने योग्य, वे अच्छी बातें, वे अच्छी मूल्य, वे अच्छी चीज़ें जो धारण करने योग्य हो, जिस इंसान को धारण करना चाहिए, या जो धारण करने से जीवन, मूल्य, समाज और सारी चीज़ें अच्छी हों, उसी को धर्म कहते हैं। हम जिस धर्म की बात करते हैं या जिसको हम जीते हैं या समझते हैं, वो धर्म ऐसा धर्म नहीं है। धर्म का मतलब ये नहीं है कि हम कौन से देवी देवता की पूजा करते हैं, या हमारा मजहब क्या है, या कौन से कलर का कपड़ा पहनते हैं, या किस तरह का हमारा जीवन है। धर्म का मतलब होता है कि वे अच्छी बातें जो हम धारण कर सकते हैं, और जो भी धारण करने योग्य चीज़ें हैं वही धर्म है। और अगर आप अच्छी चीज़ों को धारण करते हैं, तो जाहिर सी बात है आपके विचार, आपके रहन सहन, आपके जो मूल्य हैं वो उच्च होंगे। और जो धर्म है ये बहुत ही उच्च मूल्यों की बातें करता है। और आप जानते हैं कि जो धर्म है ये अपने आप में काफ़ी ब्रॉड है, काफ़ी विशाल है, और हर धर्म में अच्छी बातें और अच्छी मूल्यों की बात की जाती है, क्योंकि हर धर्म कहता है कि वही धारण कीजिए जो धारण करने योग्य हो। तो ये आपका जो धर्म है और संस्कृति है, ये भी दोनों अपने आप में काफ़ी उच्च विचारधारा वाले हैं, या काफ़ी उच्च मूल्यों की बात करते हैं, जो कि दोनों में लगभग काफ़ी समानताएं हैं। आगे देखते हैं जो सभ्यता और संस्कृति में अंतर। इधर आपकी सभ्यता है और इधर आपकी संस्कृति लिखी है। यहाँ आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा कि सभ्यता किसे कहते हैं, संस्कृति किसे कहते हैं, और दोनों में क्या अंतर होता है। जिसमें आप देखेंगे मनुष्य की प्राथमिक आवश्यकताएं, भौतिक आवश्यकताएं, यानी कि भोजन, वस्त्र और जो निवास है, ये सभ्यता है। यानी कि हम अपने आसपास जो अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बनाते हैं, जो हम अपने जीवन को सुगम, सरल, आसान और सुखमय बनाने के लिए करते हैं, वो सारी सभ्यताएं हैं। चाहे ये कपड़ा हो, चाहे ये घर हो, या जो यहाँ पे संसाधन है, ये सारी चीज़ें आपकी सभ्यता है। लेकिन संस्कृति क्या है?
बौद्धिक आवश्यकताओं की, यानी कि ये द्वितीयक आवश्यकता है। पहली आवश्यकता हमारी क्या होती है? भोजन, कपड़ा और मकान। ये हमारी प्राथमिक जरूरत है, सबसे पहले हम इसे प्राप्त करना चाहते हैं। पहले जब हम इसे प्राप्त कर लेते हैं तो हम आगे सोचते हैं कि हमारा मकान कैसा होगा, या हमारा ड्रेस पैटर्न कैसा होगा, या भोजन में हम क्या खाएंगे, ये हम बाद में डिसाइड करते हैं। यानी कि पहले जो हमारी ज़रूरत है वो है सभ्यता, यानी कि पहले हमारे पास रोटी, कपड़ा और मकान होना चाहिए। दूसरे स्तर पे आती है संस्कृति कि अब हमारा मकान कैसा होगा, या जो कपड़ा हमने बनाया है उसको हम कैसे पहनेंगे, या जो भोजन हमने बनाया है हम उसे कैसे ग्रहण करेंगे, ये आपकी संस्कृति में आएगा। आपका कैसा विचार है, आपका रहन सहन कैसा है, आपका ड्रेस पैटर्न कैसा है, ये आपका संस्कृति है। बौद्धिक आवश्यकताओं की द्वितीय आवश्यकता है, यानी मन में उठने वाले तमाम जिज्ञासाओं, प्रश्नों आदि का समाधान भी मनुष्य के लिए उतना ही जरूरी है जितना कि भौतिक आवश्यकताएं। बहुत सारी चीज़ें हमारी जो भौतिक है वो तो हम पूरा करते हैं, लेकिन बहुत सारी बातें हमारे दिमाग में भी चलती हैं, जैसे ये जीवन क्या है, जैसे कि सही क्या है, गलत क्या है, इंसान को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कौन सी बातें हैं जो हमें नहीं माननी चाहिए, किन चीज़ों का हमें विरोध करना चाहिए। ये जो बातें आती हैं ये संस्कृति है जो आपके विचार को ब्रॉड करे, जो आपको एक अच्छा इंसान बनाए, जो आपकी सोच को परिष्कृत करे, जो आपको दुनिया को समझने में मदद करे, जो आपके आचार विचार, आपके मूल्यों को बेहतर बनाए, वो संस्कृति है। तो ये आपका सभ्यता है और ये संस्कृति है। नेक्स्ट है भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मनुष्य प्रकृति का अन्वेषण, अन्वेषण मीन्स जानते हैं खोज करना, प्रकृति का प्रयोग तथा प्रकृति में छिपी अपार संसाधनों का दोहन करता है। यानी कि मनुष्य सभ्यता में क्या करता है, जो हमारे नेचर में संसाधन है उसको ढूंढता है, जैसे पेट्रोलियम कहाँ है, कोयला कहाँ है, सोना कहाँ है, हीरा कहाँ है, उसका अन्वेषण करता है, उसको ढूंढता है और उस अपार संपदा को ढूंढने के बाद उसका उपभोग करता है अपने जीवन में सुविधाएं लाने के लिए, खुशियाँ लाने के लिए, या कहिए कि और भी बेहतर बनाने के लिए, आकर्षक बनाने के लिए इन सारी चीज़ों का उपभोग करता है। ये सभ्यता है। लेकिन संस्कृति में क्या होगा, बौद्धिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मनुष्य प्रकृति का अनुकरण तथा प्रकृति में छिपे हुए रहस्यों का लगातार उद्घाटन करने की कोशिश करता है। यानी कि संस्कृति में क्या होगा, जैसे हम घूमने के लिए जाते हैं तो हम क्या करते हैं, प्राकृतिक दृश्य देखते हैं, जिसके जो मनोरम दृश्य हमारे मन को सुकून पहुंचाती है, हमें खुशी देती है, जिसे देख करके हमें बहुत अच्छा लगता है और लगता है कि ऐसा होना चाहिए, दुनिया ऐसी होनी चाहिए, मतलब ऐसा हमारे पास घर होना चाहिए, या ऐसा हमारे पास इन्वायरमेंट होना चाहिए। वो सुकून, वो आध्यात्मिकता जो हमें नेचर में जा कर के मिलता है, वो नेचुरल, वो चिड़ियों का चहचहाना, वो फूलों का कलर और वो झरने का गिरना, वो ऊँची पहाड़ियाँ, वो खूबसूरती जो हमें अपनी तरफ आकर्षित करती है, हमारे सोच को ब्रॉड करती हैं और हमें एक अजीब सा सुकून और शांति देती हैं, वो संस्कृति है जो हम नेचर से सीखते हैं। लेकिन सभ्यता क्या है कि पेड़ों को काट करके घर बना लो, कोयले को निकाल करके जो है उद्योग धंधों में लगा लो, सोने को निकाल करके अच्छे अच्छे गहने बना लो। ये क्या है, सभ्यता है। ये अलग चीज़ है जिसमें हम उपभोग की बातें करते हैं, जिसमें हम अपने शारीरिक सुख और अपने शारीरिक जीवन में आनंद लाने की बात करते हैं। लेकिन जो संस्कृति है ये मानसिक खुशी की बात करता है, मानसिक शांति की बात करता है, मन की एकाग्रता की बात करता है, मन के उच्च सोच की बात करता है। ये संस्कृति है। आगे है, यह प्रत्यक्ष रूप से उपयोगी क्रियाकलाप है। जो आपकी सभ्यता है ये प्रत्यक्ष रूप से उपयोगी क्रियाकलाप होता है, लेकिन जो संस्कृति होता है ये परोक्ष होता है, ये अप्रत्यक्ष होता है, जिसे हम देख नहीं सकते। जैसे कि हम कपड़ा पहन रहे हैं, ये दिख रहा है कि हमने कपड़ा पहना है, हमने 1 लाख का पहना है या 1000 का पहना है या 100 का पहना है, हमने कपड़ा पहना है, ये आपकी सभ्यता है। लेकिन हमने कपड़े को कैसे पहना है, या हमने किस तरीके से उसको अपने शरीर पर रखा है, या हम किस तरह से उसका उपयोग कर रहे हैं, ये आपकी संस्कृति है। तो पहला तो है कि हमें कपड़ा पहनना है और ये हमारे लिए ज़रूरी है, ये सभ्यता है। लेकिन हम उसे पहनेंगे कैसे कि और भी आकर्षक लगे और भी अच्छा लगे और लोग उसको देख करके प्रसन्न हो, खुश और उन्हें अच्छा लगे, तो ये आपकी संस्कृति है। नेक्स्ट है, सभ्यता के तमाम क्रियाकलाप जैसे भोजन, वस्त्र आदि का संबंध उपयोगिता से है। इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा उपयोगिता की तरफ भागते हैं, कितना ज़्यादा दिखावा करें या कितना ज़्यादा हमारे पास जो है शान शौकत हो, कितना ज़्यादा हम अपने आप को दूसरों से अलग कर सकें और अपने पास बहुत सारी सुख सुविधाएं प्राप्त कर सकें, ये सभ्यता है। लेकिन संस्कृति में क्या है, संस्कृति तमाम क्रियाकलापों जैसे कला, विज्ञान, नृत्य आदि का संबंध मूल्य से है। इसके तमाम क्रियाकलाप साध्य हैं।
यानी कि ये साधन नहीं है बल्कि साध्य है। जैसे कि हम पूजा पाठ करते हैं तो बहुत सारे सामग्रियों को इकट्ठा करते हैं, वो साधन होते हैं, लेकिन हमारा मेन क्या होता है, मन की शांति और ये विश्वास करना कि भगवान ने हमारी जो भी हमने पूजा की वो भगवान ने मान लिया और हमने भगवान का ध्यान किया और हमें ऐसा लगा कि हमारी जो बात है वो भगवान तक पहुँच गई और वो कबूल हो गई, तो वो साध्य हो जाता है। तो जो साधन है जो वहाँ तक पहुँचने में हमारी मदद करता है वो साधन है, और जब हम वहाँ तक पहुँच जाते हैं या उसको फील कर लेते हैं तो वो साध्य हो जाता है। ये है आपकी सभ्यता और संस्कृति। सभ्यता की माप की जा सकती है लेकिन संस्कृति को मापा तौला नहीं जा सकता। यानी कि आपने घर बनाया है तो कितना बड़ा है ये आप इसे माप सकते हैं, इसकी ऊंचाई कितनी है, लंबाई कितना है, मोटाई कितना है, या क्या कितनी ईंट लगे, कितने इसमें मटेरियल लगे, आप उसे माप सकते हैं। लेकिन इस घर में जो एक कल्चर डेवलप है, जो यहाँ के लोगों के रहन सहन है, जो लोगों का खान पान का तरीका है, जो लोगों का उठने बैठने का तरीका है, जो उनका सोच है, जो उनकी विचारधारा है, जो उनके मूल्य हैं, उसे आप कैसे माप सकते हैं? उसे आप नहीं माप सकते कि किसी के घर के लोगों की सोच कितना ब्रॉड है, वो कितना अच्छा सोचते हैं, वो किस तरह की विचारधारा रखते हैं, ये कोई नहीं माप सकता। लेकिन घर का और बाकी भौतिक चीज़ों को हम माप सकते हैं। तो जो सभ्यता है ये माप सकते हैं लेकिन संस्कृति को हम नहीं माप सकते। सभ्यताएं मिट जाती हैं और इसीलिए जो सभ्यता है ये साधन है, जबकि जो संस्कृति है ये कभी नहीं मिटती और इसीलिए ये साध्य है। आपको पता है सभ्यताएं मिट जाती हैं, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता आज नहीं है, मेसोपोटामिया सभ्यता समाप्त हो चुकी है, मिस्र की सभ्यता का नामो निशान मिट चुका है, चीन की सभ्यता अब नहीं दिखाई देती। लेकिन वहाँ पे जो संस्कृतियाँ डेवलप थी, वहाँ के जो लोग थे जिस तरह के जो है पूजा पाठ करते थे, नेचर की पूजा करते थे, और जिस तरह से वहाँ के समाज में लोगों का रहन सहन था, खान पान था, कल्चर था, वो तो आज भी डेवलप है। आज भी शिव की पूजा होती है, आज भी नटराजन की जैसी मूर्तियाँ बनती हैं, आज भी उस तरह से हम जल का, पेड़ पौधों का, नाग का पूजा करते हैं, उस समय भी किया जाता था। तो सभ्यताएं समाप्त हो गई लेकिन वहाँ की संस्कृति आज भी हमारे बीच है। आज भी हम उन पेड़ पौधों और उन जीव जंतुओं की पूजा करते हैं और वो आज भी हमारे जीवन में, हमारे रहन सहन में, हमारे कल्चर में वो शामिल हैं। तो सभ्यताएं जो है मिट जाती हैं, इसलिए साधन है। जो संस्कृतियाँ हैं ये कभी नहीं मिटती, ये साध्य हैं, ये बस अपना रूप बदल देती हैं, ये अपने आप को परिष्कृत कर लेती हैं, अपने अंदर की कमियों को छोड़ देती हैं और अच्छाइयों को ग्रहण कर लेती हैं। ये निरंतर चलती रहती हैं, ये संस्कृति है और ये सभ्यता है। अब हम बात करेंगे कि जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, ये सारी चीज़ें तो हमने जानी कि सभ्यता क्या है, संस्कृति क्या है, हम कैसे दोनों में अंतर करेंगे, क्या है इनकी खास बातें। लेकिन हम देखेंगे अब कि हमारी जो संस्कृति और सभ्यता है इसकी क्या विशेषता है। जैसे भारत की संस्कृति की विशेषता क्या है, तो हमारे संस्कृति की बहुत सारी विशेषताएं हैं, जिसमें प्राचीनता। हमारी जो संस्कृति है ये अपनी प्राचीनता को लिए हुए है। इसमें आज भी वे सारे कल्चर पाए जाते हैं जो आज से जो है ईसा पूर्व में सदियों पहले सिंधु घाटी सभ्यता में जो पूजा की पद्धति थी, जो प्रकृति की पूजा की जाती थी, जो समय की चीज़ें थी, उसे हमने आज भी अपने जीवन में ऑब्जर्व कर रखा है। जो वैदिक काल में आपने देखा था कि मंत्रों का उच्चारण किया जाता था, जो उस समय वेद मंत्र पढ़े जाते थे, उस समय जो उपनिषदों की बातें लिखी गई थी, आज भी वो हमारे जीवन में शामिल है। आज भी भागवत गीता के एक एक श्लोक हमारे जीवन के मूल्यों को दर्शाते हैं। तो आज भी हमारे जीवन में वो प्राचीनताएं विद्यमान है जो आज से सदियों पहले थी, जो ईसा पूर्व में थी, ईसा पूर्व के बाद भी हैं या ईसवी में भी हैं, और आज भी ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। तो हमारी जो संस्कृति है अपनी प्राचीनता को, अपनी धरोहर को, अपनी चीज़ों को आज भी लिए हुए है, हमने उसको नहीं भुलाया है। निरंतरता, हमारी संस्कृति में निरंतरता है, ये निरंतर चल रही है, इसमें गतिशीलता है। यानी कि ये पाषाण काल की चित्रकला से लेकर के आज की पेंटिंग तक हमारे पास है, हम उसको संजो के रखते हैं और उसको अपने जीवन में आत्मसात करते हैं। उस समय की मातृ देवी की पूजा से लेकर के आज तक देवियों की जो पूजा है वो चल रही है, वो हमारे जीवन में परंपरागत रूप से मान्य है या हम उसे अपनाते हैं। तो हमारी जो संस्कृति है जो प्राचीन काल में थी, उसकी अच्छी अच्छी चीज़ों को हमने आज भी धारण कर रखा है और ये निरंतरता आज भी जारी है। और इस निरंतरता को जारी रखने में हमारे देश में बहुत सारे महापुरुषों का योगदान है। जैसे आप जानते हैं, जब भी हमारे समाज में रूढ़ियाँ और अंधविश्वास और ऐसी चीज़ें जड़ पकड़ने लगी तो हमारे यहाँ बहुत सारे महान जो है लोगों का जन्म हुआ। जैसे आप देखेंगे एंशिएंट काल में महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी ने जन्म लिया और उन्होंने समाज की बुराइयों को दूर करने की कोशिश की, लोगों को समझाने का प्रयास किया। मध्यकालीन भारत में बात करेंगे
तो आपने देखा था कि कबीर, रैदास, गुरु नानक और इसके अलावा और भी बहुत सारे जो महान संत हैं उन्होंने जन्म लिया और लोगों को जागरूक करने की कोशिश की। जो हमारे समाज में अच्छी चीज़ें हैं उसे उजागर करने का कोशिश किया, जो बुराइयां थी उसे दूर करने का प्रयास किया। आधुनिक भारत में आ जाएंगे तो आप देखेंगे विवेकानंद हैं, महात्मा गांधी, दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, ऐसे अनगिनत महापुरुष हैं जिन्होंने समाज की बुराइयों को दूर करने का प्रयास किया, पुनर्जागरण लेकर के आए और लोगों को जगाने का प्रयास किया। और ऐसे ही महान लोगों की देन है कि हमारी जो संस्कृति है उसकी निरंतरता आज भी बनी है और हमारे जो संस्कृति की क्वालिटी है वो समाप्त नहीं हुई, वो निरंतर चली आ रही है। हम उन सारी चीज़ों, उन सारी मान्यताओं को आज भी मानते हैं जो हमारे लिए मानने योग्य हैं और इसके लिए आप जानते हैं ऐसे लोगों का योगदान है। हमारी संस्कृति में लचीलापन एवं सहिष्णुता है। आप जानते हैं कि हमारे देश में बहुत ज़्यादा आक्रमण हुआ, प्राचीन काल से लेकर के आधुनिक भारत तक आक्रमण हुए हैं। वहीं आप देखेंगे विश्व के अन्य देशों पर भी आक्रमण हुए, लेकिन वहाँ पर आक्रमण का कुछ अलग ही नज़रिया था, कुछ अलग ही व्यवहार था। वहाँ पर जो लोग गए उन्होंने वहाँ के कबीलों को या तो नष्ट कर दिया या तो वहाँ से भगा दिया और अपने आप को इस्टेब्लिश कर लिया, अपनी संस्कृतियों को वहाँ के लोगों के ऊपर थोप दिया। लेकिन हमारे यहाँ एंशियंट काल में आर्य से लेकर के शक, हूण, कुषाण, पहलव, बाद में आप देखेंगे कि मुगल और जो है अरब, बहुत सारे विदेशी आए, लेकिन उन्होंने यहाँ पर आक्रमण तो किया, यहाँ पे साम्राज्य भी स्थापित किया, लेकिन अपने आप को इसी संस्कृति में मिला लिया। हमारी संस्कृति ने उनको आत्मसात कर लिया, उन्होंने हमारे मूल्यों को अपना लिया और हमने उनके मूल्यों को अपना लिया। और आज कोई कह नहीं सकता कि इसमें आर्य कौन है, शक कौन है, पहलव कौन है, कुषाण कौन है, ये आज बता पाना संभव नहीं है। और ये किसकी वजह से है? तो हमारी संस्कृति की लचीलता की वजह से है, जो हम इतने ज़्यादा लचीले हैं कि किसी को भी एक्सेप्ट करने को तैयार हो जाते हैं। जो हमारे अंदर आत्मसात करने का गुण है, इसी की वजह से आज भी हमारे अंदर वो सारी चीज़ें व्याप्त हैं और हम समाप्त नहीं हुए। अपनी प्राचीनता के साथ साथ हम अपनी आधुनिकता को भी समेटे हुए हैं और सभी संस्कृतियों की क्वालिटी हमारे अंदर पाई जाती है। नेक्स्ट है ग्रहणशीलता, यानी कि हमारे अंदर ग्रहण करने की क्षमता है। हमारे यहाँ आप देखेंगे हिंदू बहुत ज़्यादा हैं, जिनके जो बहुत सारे जातियों उपजातियों में बटे हैं, जो अलग अलग देवी देवताओं और मान्यताओं को मानते हैं, पूजा करते हैं। साथ ही अगर बात करेंगे मुस्लिम की, तो इंडोनेशिया और पाकिस्तान के बाद तीसरे नंबर के सबसे ज़्यादा जनसंख्या धारण करने वाला देश है भारत, जहाँ पे वो अपनी मान्यताओं के साथ रहते हैं। इसके अलावा आप जानते हैं बौद्ध और जैन की जो जन्मभूमि है वो इंडिया ही है, उनकी भी यहाँ पे मान्यताएं हैं। साथ ही आप देखेंगे पारसी, सिख और ऐसे यहूदी बहुत सारे धर्म हैं जिनको भारत की संस्कृति ने अपनाया है और जिनकी वजह से भारत की संस्कृति और भी खूबसूरत हो गई है। तो ये भी आप देखेंगे ग्रहणशीलता है हमारे अंदर और हमने हर संस्कृति को, हर कल्चर को ग्रहण किया है। साथ ही आध्यात्मिकता और भौतिकता का समन्वय है। हमारे संस्कृति में आध्यात्मिकता भी और भौतिकता भी है। जैसे हम देखते हैं हमारे यहाँ जीवन को 4 आश्रमों में बांटा जाता था, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, जिसमें आप देखेंगे कि भौतिकता भी दिखती है और आध्यात्मिकता भी दिखती है कि ब्रह्मचर्य में आप शिक्षा ग्रहण करेंगे, गृहस्थ में आप संतान की उत्पत्ति करेंगे, समाज का सेवा करेंगे, वानप्रस्थ में भी समाज की सेवा और संन्यास में मोक्ष की प्राप्ति कर लेंगे। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं, जिसमें धार्मिक और आध्यात्मिक और साथ ही भौतिक चीज़ों की पूर्ति की पूरी बात की गई है कि आपको हर क्षेत्र में काम करना है और सभी चीज़ों को ध्यान देना है। भौतिकता भी जरूरी है और आध्यात्मिकता भी जरूरी है। दोनों की बात करती है हमारी संस्कृति, हमारा कल्चर, और जिसमें इन दोनों चीज़ों का समन्वय पाया जाता है। नेक्स्ट है अनेकता में एकता। हमारे यहाँ लगभग हर धर्म, हर जाति, हर संप्रदाय के लोग रहते हैं। यहाँ पे लाखों जनजातियाँ हैं, करोड़ों उपसंप्रदाय हैं, यहाँ पे असंख्य देवी देवताएं हैं और विभिन्न तरह की मान्यताएं हैं, जिसके साथ लोग रहते हैं। यहाँ पे अनेक तरह की बोलियाँ हैं, भाषा है, कल्चर है, खान पान है, रहन सहन है। इन सब के बावजूद हमारे देश में एक एकता है, एक अलग तरह का एक मूल्य है, आदर्श है। आप जानते हैं भारत जैसा कहीं और उदाहरण देखने को नहीं मिल सकता। भारत ही ऐसा देश है जहाँ पर अकबर जैसे मुस्लिम शासक ने भी सभी को अपना संतान माना और सभी ने उनको अपना शासक माना, और एक मुस्लिम शासक होते हुए भी उन्होंने सभी धर्मों को समान रूप से देखा और एक साथ सभी धर्मों के लोग अपने जो हिंदू हैं वो मंदिर में पूजा कर रहे होते थे, जो मुस्लिम हैं वो मस्जिद में पूजा कर रहे होते थे, जो सिख हैं वो अपना जो है पूजा कर रहे होते थे, और उस समय कोई किसी को नहीं रोकता था। ऐसा जो आदर्श रूप है ये विश्व के किसी और इतिहास में देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि एक मुस्लिम शासक सभी धर्मों को
समान रूप से छूट दे, सभी धर्मों को समान रूप से जो है रिस्पेक्ट दे, ये भारत में ही देखने को मिल सकता है। दूसरा उदाहरण आप ले सकते हैं जो है अशोक, जो भी एक महान शासक के रूप में जाने जाते हैं। वो शैव धर्म के अनुयायी थे, लेकिन बाद में उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया। लेकिन उनके साम्राज्य में भी सभी धर्मों को समान अधिकार था। उन्होंने बहुत प्रयास किया था कि लोग आपस में ना लड़े और सौहार्द के साथ प्यार से रहें, और साथ ही सभी धर्मों को उन्होंने प्रश्रय भी दिया था, सबको प्रोत्साहन दिया और किसी का दमन नहीं किया। आगे चल करके वो इसी वजह से महान शासक के रूप में जाने गए। तो ऐसा उदाहरण विश्व में कहीं नहीं मिलता कि किसी अलग धर्म का राजा सभी धर्म और संप्रदायों को समान रूप से व्यवहार करे, समान रूप से आदर दे, समान रूप से संरक्षण दे। ऐसी विविधता, ऐसा अनोखा समन्वय सिर्फ हमारी संस्कृति में देखने को मिलता है, हमारी सभ्यता में देखने को मिलता है, भारत में देखने को मिलता है, जो हमारी संस्कृति को अन्य देश की संस्कृतियों से कहीं बहुत ज़्यादा उच्च और अच्छा बनाता है। नेक्स्ट है बच्चों की भारतीय संस्कृति की निरंतरता का कारण क्या है। तो निरंतरता कहीं ना कहीं इन्हीं सब चीज़ों की वजह से है, क्योंकि हमारे अंदर लचीलापन है, हमारे अंदर ग्रहण करने की क्षमता है, हमारे अंदर आत्मसात करने की क्षमता है। हमारे यहाँ ऐसे महान पुरुषों का जो है समय समय पर प्रादुर्भाव हुआ, जिन्होंने हमारी बुराइयों को दूर किया, हमारे अंदर अच्छाइयों को लेकर के आए, जिसकी वजह से हमारी संस्कृति कभी समाप्त नहीं हुई, वो हमेशा अपने आप को अच्छी करती गई और आज भी वो चल रही है। इन्हीं सारी चीज़ों की वजह से निरंतरता है हमारी संस्कृति में। सांस्कृतिक विविधता की चुनौतियाँ, कुछ चुनौतियाँ भी हैं जो हमारी संस्कृतियों को, हमारी चीज़ों को चुनौती देती है, जिसमें है क्षेत्रवाद। क्षेत्रवाद क्या होता है, जब आप अपने क्षेत्र के लिए, अपने राज्य के लिए, अपने ज़िले के लिए हम की भावना करते कि ये हमारा है, और दूसरे राज्य, दूसरे क्षेत्र के लिए वे और उनका उपयोग करते हैं कि ये उनका है या वो है, यानी कि वो आपसे अलग हैं, वो आपसे डिफरेंट हैं। तो आप यहाँ पे क्षेत्रवाद की बात कर रहे हैं। जब आप सिर्फ अपनी अपने बारे में बात करें और दूसरों को दूसरे की नज़रियों से देखें, तो ये क्षेत्रवाद है। और कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति में इतनी अच्छी क्वालिटी होने के बावजूद ये चीज़ें भी विद्यमान हैं। क्षेत्रवाद, लोग अपने अपने क्षेत्र के विकास के लिए, अपने क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए, अपने क्षेत्र के को आगे ले जाने के लिए, अपने क्षेत्र का चीज़ों को आगे करने के लिए हमेशा बात करते रहते हैं। और ये क्षेत्रवाद जो है कहीं ना कहीं हमारी एकता और अनेकता में जो एक समन्वय है उसको नुकसान पहुँचाता है, ये हमारे लिए खतरा है। नेक्स्ट है भाषावाद। आप जानते हैं कि जैसे जिसकी भाषा होती है उसी तरह से वहाँ के लोगों की, जैसे जहाँ भोजपुरी लोग बोलते हैं मोस्टली वहाँ के लोगों को एक जैसा कल्चर होता है, खान पान होता है, रहन सहन होता है। यानी कि जैसी भाषा जहाँ की होती है वैसे वहाँ के लोगों का आम तौर पर रहन सहन भी होता है। और अगर हम अपनी भाषा को ही श्रेष्ठ मानने लगे, अपनी भाषा के आधार पर हर चीज़ का डिमांड करने लगे कि राज्य हमारा अलग होगा, हमारा क्षेत्र अलग होगा, हमारी भाषा अलग होगी, हम अलग अपनी पहचान रखना चाहते हैं, तो ये कहीं ना कहीं नुकसानदेह होता है। लेकिन भारत के लिए एक बहुत अच्छी बात है कि हमारे यहाँ जो है भाषाओं के आधार पर राज्यों का गठन करने के बावजूद भी हमारे जो राज्य हैं वो अलग नहीं हुए, हमारा जो देश है वो टूटा नहीं। हम अनेक भाषाओं के साथ भी एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं। हमारे यहाँ सैकड़ों बोलियाँ बोली जाती हैं, 22 भाषाएँ जिसे हमने मान्यता दिया है अपने संविधान में। इस तरह से हम अलग अलग भाषाओं को बोलने के बावजूद, अलग अलग राज्यों का गठन भाषा के आधार पर होने के बावजूद एकता में अपने आप को पिरोए हुए हैं और हम अभी तक अपने आप को अलग नहीं किए। ये कहीं ना कहीं कमज़ोर तो करता है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ भाषाएं भले ही अलग हैं लेकिन फिर भी सब एक दूसरे का अंग समझते हैं, मानते हैं, तो ये इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका संप्रदायवाद। ये बहुत ही खतरनाक शब्द है, घातक वर्ड है कि जब कोई व्यक्ति अपने धर्म, अपने कम्युनिटी की बात करने लगता है और अन्य धर्म और अन्य कम्युनिटी के प्रति नकारात्मक सोच रखता है, नकारात्मक व्यवहार रखता है, तब ये संप्रदायवाद हो जाता है। और ये कहीं ना कहीं किसी भी राष्ट्र के लिए अच्छा नहीं होता है, घातक होता है। तो अगर कम समझदार लोग हैं, कम पढ़े लिखे लोग हैं और या तो अपनी संकीर्ण मानसिकता से ग्रसित हैं और ऐसी चीज़ों को बढ़ावा देते हैं और अपने धर्म, अपनी कम्युनिटी को अच्छा कहते हैं और दूसरे के धर्म और कम्युनिटी को गलत कहते हैं, तो ये संप्रदायवाद हो जाता है, जो कि एक गलत चीज़ है। और ये कहीं ना कहीं हमारी एकता को, हमारी राष्ट्रीयता को, हमारे जो संस्कृति है उसको कमज़ोर करता है। ये एक नकारात्मक चीज़ है। नेक्स्ट है आपका अतिराष्ट्रवाद।
राष्ट्रवाद अच्छा चीज़ होता है कि आप अपने राष्ट्र का सम्मान करते हैं, अपने राष्ट्र के बारे में अच्छा सोचते हैं। लेकिन जब ये अत्यधिक हो जाए, दूसरे के प्रति घृणा में बदल जाए, अपने राष्ट्र में हर चीज़ अपने हिसाब से करने की बात होने लगे, तो ये अति राष्ट्रवाद होता है। और अति राष्ट्रवाद जो वर्ड है ये भी यूरोपीय कंट्रीज से आया है, खास करके जर्मनी से। जब हिटलर ने कहा था कि पूरे देश में सिर्फ जर्मन भाषा बोली जाएगी, पूरे देश में सिर्फ जो है एक ही नस्ल के लोग रहेंगे, पूरे देश में सिर्फ एक ही तरह का जो है कल्चर रहेगा, तो ये हो जाता अति राष्ट्रवाद। अगर किसी देश में जो सबसे बड़ी कम्युनिटी है उसी के हिसाब से भाषा का, उसी के हिसाब से कल्चर का, उसी हिसाब से मान्यताओं का, उसी के हिसाब से वहाँ की इमारतों, रोडों का, सबका निर्माण होने लगे, सारी चीज़ें उनके हिसाब से हो, जो सबसे बड़े कम्युनिटी के रूप में है, हर चीज़ पे उनका दबदबा हो, हर चीज़ उनके हिसाब से होने लगे, तब ये अति राष्ट्रवाद हो जाता है। और ये वहाँ के अन्य जो कम्युनिटी होते हैं, अन्य जो अल्पसंख्यक होते हैं, उनके लिए अच्छा नहीं होता। और ये कहीं ना कहीं एक भीषण रूप लेकर के आता, जैसे कि जर्मनी में आया था और लाखों की संख्या में लोगों की मृत्यु हुई और शांति अमन भी समाप्त हो गया था। तो जो अति राष्ट्रवाद होता है ये अच्छा नहीं होता। राष्ट्रवाद होना चाहिए, अपने राष्ट्र के प्रति सम्मान और प्रेम होना चाहिए, लेकिन अति राष्ट्रवाद अच्छा नहीं है। तो आई होप आपको आज का क्लास समझ में आया होगा कि संस्कृति किसे कहते हैं, सभ्यता क्या है, हमारे देश की सभ्यता और संस्कृति की क्या विशेषताएँ हैं, कौन सी चीज़ें हैं जो इन्हें कमज़ोर करती हैं और इन्हें दूर करके हम अपनी संस्कृति और सभ्यता को और बेहतर कर सकते हैं। अगर आपने क्लास को समझा होगा तो इससे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे आप बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, नेक्स्ट डे हम नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। थैंक यू।